नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और आप मुझे इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में देख रहे हैं। मेरे ख्याल से वॉइस पिचिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी मेरे पास, बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर वॉइस पिचिंग के इश्यूज आ रहे हैं। उसको देखो तो आई होप सो सॉल्व हो गई होगी वॉइस पिचिंग की प्रॉब्लम। तो कुछ अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी के बारे में सबको पता ही है, बहुत बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ मिलता क्या क्या है, हर कोई मेंटर्स आपको बता ही देता है। ये हमारे कुछ टॉप मेंटर्स हैं और आगे बढ़ता हूँ। कैसे रजिस्टर्ड करना है आपको पता ही है, ऐप इंस्टॉल करके आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? सब्सक्रिप्शन, है ना? पेड सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, जिसके लिए सब बच्चे परेशान रहते हैं कि कैसे क्या कोर्स लेना है। तो पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी इश्यू आ रहा है, किसी भी तरह का इश्यू आ रहा है, तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप कर दो। मेरा नंबर है 8303798601। इस पे मुझे सीधा व्हाट्सएप कर दो, है ना? 8303798601 पे सीधा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। दूसरी चीज़, एक कोड है ये DSUS। जैसे ही डालोगे DSUS कोड, देखो सब्सक्रिप्शन चार्ज कितने कम हो जाते हैं। 7,000 वाला सब्सक्रिप्शन जो हो गया वो सीधा गया 6300 रुपये में, और जो 8400 वाला सब्सक्रिप्शन था वो सीधा कन्वर्ट हो गया 7360 रुपये में। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आराम से आप इसको यूज़ करके सब्सक्रिप्शन को कम करा सकते हैं पैसे को। बाकी कोई इशू, मैं अपना नंबर दे दिया है। दूसरी चीज़, जिसको PDF चाहिए, जैसे मेरे पास कल भी 5-6 बच्चों के फ़ोन आए, सर PDF दे दो, व्हाट्सएप आए थे। उनको PDF चाहिए, वो भी इसी नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं उनको टॉपिक के पूरे PDF दे दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 के पाँचों के PDF उनको मिल जाएंगे। PDF रेडी पड़े हुए हैं मेरे पास। जो जो मेरे पास व्हाट्सएप करते हैं मैं उनको PDF शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक था अपना आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत के हम लोग आज पांचवी सीरीज और लास्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसका सबको इंतजार था कि कब खत्म होगा और आपका अब इसका करंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो ये आज एटलीस्ट खत्म हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत का पांचवा सीरीज। इसमें हम लोग बात करेंगे सरकारी सुधार और सहायक उपाय की। अच्छा, इसमें सरकारी सुधार क्या हुआ, सरकारी सुधार जो किया गया है, क्या मेडिकल फील्ड में किया गया है, क्या निवेश के फील्ड में किया गया है, इनकी बात करेंगे। और सहायक उपाय के बारे में बात करेंगे, जो हम लोगों ने डाटा अलग अलग पढ़ा था पिछली बार, मैंने वहाँ वो सारा डाटा उठा करके यहाँ पर एक तरह से कहेंगे एक शीट में बना दिया डाटा। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कोविड के रोकथाम के लिए अब तक उठाए गए स्वास्थ्य संबंधी कदम, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट था अभी तक का अपना जो स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर था। बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी सेंटर्स को लेकर के, जहाँ लोग रखे गए हैं। कोरोना वॉरियर्स को भी मारा गया, अलग अलग सिस्टम था कहीं कहीं। तो बहुत सारी कंप्लेन थी अलग चीज़ों को लेकर के, पर सरकार ने क्या किया था? सरकार ने कहा था कि हमने 15,000 करोड़ रुपए का पहले ही बजट पेश कर दिया था। मतलब कितने का? ये 15,000 करोड़ रुपए सरकार कह रही है हमने बजट तो पहले ही दे दिया था। ये 15,000 करोड़ रुपीज का बजट सरकार ने पहले पे कर दिया था, जिसमें राज्यों के लिए 4113 करोड़ रुपीज का एक स्पेशल बजट बना दिया गया था। ठीक है, एक स्पेशल बजट बनाया गया था। दूसरी चीज, आवश्यक वस्तुओं के लिए जैसे पीपीटी किट, पीपीटी किट वगैरह के लिए भी और वेंटिलेटर्स वगैरह के भी लिए 3750 करोड़ रुपए का एक आवश्यक वस्तु बजट दे दिया गया था। प्रयोगशाला और किटों के लिए 550 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त बजट तैयार किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रोफेशनल के लिए, है ना, कितना? प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर की व्यवस्था की गई थी। अब ये प्रोफेशनल्स थे कौन, है ना? ये प्रोफेशनल्स थे डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स जितने भी थे, है ना, कोरोना वॉरियर्स जितने भी थे, ये बजट उनके लिए था। 50 लाख रुपए का बीमा कवर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार ने कितने लाख रुपए का बीमा कवर बनाया था। तो आप बिल्कुल बता देना 50 लाख रुपए का बीमा कवर था, याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सरकार ने IT सेक्टर में क्या किया? IT सेक्टर में सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐप है ये, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। कौन सा ऐप था? ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सेवाएं शुरू की। इसमें क्या था? आप 24x7 डॉक्टर से बात कर सकते थे, है ना, और अपनी प्रॉब्लम बता के सोल्यूशन ले सकते थे।
अच्छा, एक और चीज की, वर्चुअल लर्निंग के लिए सरकार ने क्षमता निर्माण नाम से एक आईगॉट प्लेटफॉर्म पर ऐप तैयार किया था, है ना, इम्पोर्टेंट था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट आरोग्य सेतु, जिसको लेकर के बहुत चर्चा हुई है कि आखिर आरोग्य सेतु में ऐसा क्या खास था। पर बाद में देखा गया, जैसे आपने आरोग्य सेतु में रजिस्टर्ड करा रखा है और आप कोरोना पॉजिटिव हैं और किसी साधारण आदमी के पास में पहुंचेंगे तो बगल वाले में अगर आरोग्य सेतु इंस्टॉल है ऐप, तो वो अपने आप वाइब्रेट करने लगता था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज बन गई थी। तो आरोग्य सेतु ऐप बहुत इम्पोर्टेंट था। एक बार और चीज इसके लिए बनी कि ये कहा गया कि भारत के अंदर सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया था आरोग्य सेतु ऐप। अच्छा, इम्पोर्टेंट देखो क्या है, क्या किया गया, महामारी रोग अधिनियम में संशोधन किया गया और पीपीई के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई। तो जब पीपीई का फुल फॉर्म मुझे कोई बता पाएगा कमेंट में, जल्दी से बताओ पीपीई का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताओ। नहीं पता? पता होगा यार, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। मेरी फोटो पे तो नहीं लिख रहा है, लिख गया होगा तो उसको एडजस्ट कर लें थोड़ा सा। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है, पीपी का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा देख लेना। पीपी का फुल फॉर्म दिमाग के बैठा लो ढंग से, है ना। पीपी का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। और दूसरी चीज समझो, अब क्या था, मेरे ख्याल से जो निर्माण नहीं हो रहे थे, एक सेकंड रुकिएगा, कुछ इश्यूज हैं पीपीटी सेट करने में मुझे, चलिए तो छोटा करना इसका। ओके, अभी तक क्या था, जो इसे अपने पास पीपी किट के निर्माण के लिए कोई कंपनी नहीं थी, हम लोग पीपी किट के लिए बाहर से निर्भर करा करते थे। अब क्या हुआ, वो शून्य से बढ़ करके 300 से भी अधिक घरेलू निर्माता बन गए, किसके, पीपीई किट के। पीपीई क्या है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। उसके बाद क्या हुआ, पीपीई किट जो बनी वो 51 लाख के अप्रोक्स बन गई थी। N95 मास्क जो है 87 लाख के अप्रोक्सीमेट बन गए। HCQ टैबलेट जो है 11.028 बन गई है। HCQ टैबलेट क्या है, HCQ टैबलेट बताओ क्या फुल फॉर्म है, जल्दी से, बहुत लंबा बवाल चला, आधे तो उसका नाम ही नहीं बोल पा रहे थे। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, HCQ, HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट 1.08 करोड़ रुपए, 1.08 करोड़ बनी थी, ठीक है। आगे दिमाग में, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, सरकार ने कारोबार में सुगमता के लिए गवर्नेंस में सुधार किया, अपनी जो नीतियां थी उसमें सुधार किया। अब उस सुधार के लिए क्या व्यापक व्यवस्था की गई, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने क्या कहा, विश्व स्तर पर संभावित निवेशक किसी भी देश पर तभी आकर के निवेश करता है जब उसकी रिपोर्ट देख लेता है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट देखता है, तभी वो आकर निवेश करता है। और देखो मैं यहाँ पर रिपोर्ट लेकर के आया हूँ, बगल में मैंने उसके चित्र पे रिपोर्ट दिखा रखी है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर इसको दिखा भी रखा है। देखो 2016 में हमारी रैंकिंग जो थी वो 130 थी, और उसके बाद 2017 में 131 आई। उसके बाद हम लोग 100 नंबर पे पहुंचे, 77वें नंबर पे पहुंचे, आज हम लोग 63 पर हैं पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, टॉप में कौन सा है, टॉप में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, DBR, DBR में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में टॉप में कौन सा देश है, न्यूजीलैंड है। और लास्ट में कौन सा है, सोमालिया, है ना। कुल देश कितने हैं, 190, यानी 190 नंबर पे सोमालिया है और 1 नंबर पे न्यूजीलैंड है। भारत कितने नंबर पे है, 63 नंबर पर भारत है। ये चीज क्लियर हो गई। तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को ही देख करके फॉरेन से निवेशक जो होते हैं वो कहीं पर भी अपना निवेश करते हैं। क्यों, ये डिसाइड करता है कि वहां पर कितनी सुविधाएं अवेलेबल हो पाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको देता कौन है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को, तो याद रखो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक समूह जो है वो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को देता है, ठीक है। ये समझ लो एक चीज को, बिल्कुल क्लियर बात है ना। कोई पूछ ले वर्ल्ड डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन देता है, तो बता देना वर्ल्ड बैंक समूह देता है।
डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में पहला देश कौन सा है, तो न्यूजीलैंड है। आखिरी देश कौन सा है, सोमालिया है, जिसका नंबर 190 है। भारत 63 नंबर पे आता है। अच्छा, एक और चीज है, भारत की रैंक पूछ ले कितनी है, मतलब उसकी रैंक 63 है, उसको नंबर कितने मिले हैं, पॉइंट, तो 71 पॉइंट के साथ भारत 63वें नंबर पे। ये पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड करते हैं इसका नंबर। दूसरी चीज, सरकार ने क्या किया, अच्छा क्यों जानो, हम 2014 में 142वें पायदान पे थे 2014 में, जो हम 2019 में 63वें पायदान पे आ चुके हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, बिजनेस के लिए और बाहर से निवेश के लिए। अच्छा, लोगों ने ये देख, और एक और चीज है, हम साउथ एशियन कंट्रीज में नंबर 1 पर है। याद रखना, अगर पूछ ले डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में साउथ एशियन कंट्रीज में भारत किस नंबर पे है, तो आप बताओगे पहले नंबर पे है, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, हम पहले 142वें पायदान पे थे, फिर चल के 63वें में आ गया, सीधा 2019-20 की जो रिपोर्ट कहती है हम 63वें नंबर पे हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें परमिट देने की मंजूरी, स्वप्रमाणन और थर्ड पार्टी द्वारा प्रमाणीकरण जैसी क्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया। अब इसमें क्या होता है, मान लो आप आए मेरे पास कि भाई हमें ये बिजनेस डालना है, ठीक है, मंजूरी चाहिए, हमने चट्ट से आपको मंजूरी दी उसको देख करके। अच्छा, अब प्रमाणित कराना था, हमने खुद ही उसको प्रमाणित कराया। अब क्या होता है, हम लोग थर्ड पार्टी से इंक्वायरी कराई जाती है, थर्ड पार्टी से प्रमाणन कराया जाता है। जैसे आपको कोई नौकरी भी मिलती है तो थर्ड पार्टी, अब जैसे कि बड़ी कंपनीज में जाओ तो थर्ड पार्टी, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे तो थर्ड पार्टी आपकी एक तरह से क्रिमिनल रिपोर्ट कोई है तो नहीं, सब बना करके गवर्नमेंट को देती है, थर्ड पार्टी को दिया जाता है। वही कहानी यहाँ पे भी होती है। कहते नहीं है कि भाई तुम्हारे खिलाफ FIR हो गया, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, ये कहाँ से कौन बनाता है, तो थर्ड पार्टी को एक टेंडर मिल जाता है, वो जाती है इकट्ठा इकट्ठा करती है अपने आपके थाने और कोर्ट कचहरी से, किसके नाम पर कोई मुकदमा तो नहीं है, फिर मिलाती है, अगर होता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाती है। तो वही कहानी यहाँ पर भी है, थर्ड पार्टी चेक करती है और उसको भी सुगम बना दिया गया है। एक और चीज है, कारोबार में सुगमता लाने के लिए एक मिशन मोड तैयार किया गया है। इस मिशन मोड में कहा गया है कि आपका पंजीकरण, वाणिज्य विवाद, देखो ये लिखा हुआ है, वाणिज्य विवादों को तेजी से निपटाने का काम किया जाएगा। आदमी दो चीजों में बहुत परेशान रहता है, एक पंजीकरण कराने में और एक वाणिज्य विवाद के लिए, है ना। पंजीकरण क्या, बिजनेस शुरू होने पर, और वाणिज्य विवाद बिजनेस चालू होने पर हो जाता है। इन दोनों के आदमी बड़ा परेशान रहता है, सरकार ने कहा इन दोनों को सबसे पहले हम निपटाएंगे। उसके बाद कारोबार में सुगमता की सरकार ने और कुछ क्या उपाय लेकर के आए, सरकार ने कहा हम एकीकृत वेब फॉर्म लेकर के आएंगे। अब उस वेब फॉर्म में क्या था, सरकार ने कहा हम इसी वेब फॉर्म में आपको सारी सुविधाएं दे देंगे, आप आओ, अपना सारा बिजनेस वाला भरो और हमारे मंत्रालय में एक जगह जमा कराओ, और जिस राज्य में आपको खोलना है उस राज्य में ये चीज भेज देंगे। सरकार ने क्या किया, 10 से अधिक, ये 10 से अधिक सेवाएं जो थी वो एक ही वेब फॉर्म में ले आई, जिसको निर्गमन फॉर्म कहा। सरकार ने कहा कि ये निर्गमन फॉर्म है, हम इसको एक साथ इकट्ठा कर देते हैं सब चीजों को। फिर क्या हुआ, सतत निदेशक का डेटा बैंक लॉन्च कर दिया गया एक, और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 14,000 से भी अधिक अभियोगों को वापस ले लिया गया जो कंपनीज पर पुराने चल रहे थे। मतलब अपनी रेपुटेशन और अच्छी करने के लिए कि हम जो भी बवाल होता है कंपनीज के अंदर उसका निपटारा बहुत तेजी से करते हैं, सरकार ने उसको वापस ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज समझना है ना, मैं मानता हूँ ये बहुत टफ है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको बहुत गौर से पढ़ लेना, याद कर लेना, आप ही का प्रॉफिट है, मुझे सिर्फ पढ़ाना था आपको, बाकी आपको पढ़ना है। और हाँ, लाइक जरूर कर देते जाना, और जो चीज़ ना समझ में आए मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं एक बार शीट दे दूंगा, शीट को एक बार पढ़ लेना पूरी, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। अच्छा, सरकार ने क्या किया, कॉर्पोरेट कानून में भी कुछ बदलाव लेकर के आई, जो कि बहुत ही तर्कसंगत बदलाव थे। कॉर्पोरेट कानून में सरकार ने बदलाव किए जो कि बहुत तर्कसंगत बदलाव थे। इसमें क्या किया सरकार ने, बहुत तेजी से मामलों को रिकवर करना चालू किया। जैसे जो मामले पड़े हुए थे कॉर्पोरेट में, या फिर जो कंप्लेनें पड़ी हुई थी सरकार के पास कॉर्पोरेट की, उसको बहुत तेजी से निपटारण करके 44% रिकवरी हासिल कर ली। एक ये बहुत बड़ी चीज थी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में हमारी ग्रोथ के लिए, ये सबसे बड़ी चीज़ एक बन गई थी कि हम पहली चीज़ जो कॉर्पोरेट की इश्यूज बनते हैं हम उसको बहुत ही तेजी सॉल्व करते हैं। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट लेकर हमारे लिए बना था। अच्छा, इसमें था क्या, कुल 4.13 लाख करोड़ रुपए के दावे दाखिल थे और सरकार ने
और उसमें वसूली जाने वाली राशि 1.8 लाख करोड़ रुपए थी। सरकार ने इसको बहुत तेजी से निपटा करके अपनी रैंक को सुधारा है। आगे बढ़ता है, सरकार ने क्या किया उसके बाद, कुछ प्रौद्योगिक चलित प्रणाली लाई कोविड के दौरान। किसके लिए? ऑनलाइन शिक्षा के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको जरा गौर से देखना, याद कर लेना, है ना। सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन कौन सी प्रणाली लाई? जिसके पास इंटरनेट सेवा सुविधाएं नहीं है, जैसे गाँवों में, जिसके पास गाँवों में इंटरनेट सुविधाएं नहीं है, उसके लिए एक चैनल लॉन्च किया, प्रभा डीटीएच चैनल। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सरकार पूछेगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। ऑनलाइन शिक्षा के लिए सरकार ने कौन सा डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? अब डीटीएच क्या है? डायरेक्ट टू होम सर्विस नहीं होती, डीटीएच डायरेक्ट टू होम में सरकार ने कौन सा चैनल लॉन्च किया है? प्रभा नाम का एक चैनल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, अभी से रट लो। प्रभा डीटीएच चैनल, प्रभा जैसे आप में वो है स्टार प्लस जी जिस तरह के चैनल आते हैं ना, वैसे सरकार ने प्रभा चैनल लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इसमें, इन चैनलों के माध्यम से स्काइप पर विशेषज्ञों को पढ़ाने का ट्रेंड किया गया, वो स्काइप पर ही पढ़ाते हैं। और इसके साथ क्या किया गया है, इसके लिए टाटा स्काई और एयरटेल जैसी निजी डीटीएच कंपनियों से समझौता किया गया है कि आप ये चैनल चलाएंगे। आपके घर में भी लगा होगा वीडियोकॉन, डीटीएच, टाटा स्काई, एयरटेल, बस समझौता किया गया है। अच्छा, इसमें क्या है, 4 घंटे प्रतिदिन चलता है ये, 4 घंटे प्रतिदिन शैक्षणिक शिक्षा दी जाती है इसमें, 4 घंटे प्रतिदिन चलता है। अच्छा, जिसका क्या किया गया है, दीक्षा प्लेटफॉर्म का, प्रभा प्लेटफॉर्म को एक तरह से समझो ऑफलाइन भी, उसमें यूट्यूब में भी लेकर के आए ये लोग, यूट्यूब में भी आता है ये। एक और चीज है, यूट्यूब में लोग दीक्षा प्लेटफॉर्म भी लेकर के आए हैं। एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है जिसमें 61 करोड़ हिट्स आ चुके हैं, समझे। तो 2 चीज याद रखो, प्रभा जो है वो डीटीएच के लिए था, और दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है वो यूट्यूब के लिए लेकर के लोग आए थे। और सबसे ज्यादा हिट अभी तक इसमें 61 करोड़ आ चुके हैं। एक और इन्होंने किया था, कहेंगे डायरेक्ट को पढ़ने के लिए, मतलब इंटरनेट से किताबें पढ़ने के लिए इन्होंने ई पाठशाला नाम से एक ऐप जो था वो प्ले स्टोर पे डाला था, जिसमें 200 नई पुस्तकें डाली थी, 200 नई जोड़ी पुस्तकें डाली थी। ई पाठशाला ऐप याद रखना, प्रभा याद रखना और दीक्षा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सरकार ने और कौन सरकारी सुधार और सक्षम कदम उठाए थे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था, मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। जब मैंने पार्ट 3 पढ़ाया था, पार्ट 3 के दौरान मैंने बताया था मनरेगा के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इससे कितना फायदा होगा? 300 करोड़ किसान, 300 करोड़ मानव दिवस, मानी 1 साल तक रोजगार पैदा होगा इस पैसे से, 40,000 करोड़ रुपए से। और क्या होगा, मानसून में जो प्रवासी कामगार वापस आए हैं उनसे तालाब खुदवाए जाएंगे। तालाब खुदवाने का क्या फायदा होगा, जब मानसून में पानी बरसेगा तो ये वहां पर वाटर लेवलिंग के काम आएंगे, वहां पर पानी एकत्र कराएंगे, ये वाटर रिसोर्स बनेंगे एक नए, है ना। तो एक तरह से ये वाटर रिसोर्स के काम आएंगे, ठीक है। वही देखो, वही चीज नीचे भी लिखी हुई है, वही चीज इन लोगों ने नीचे भी लिखी है। बड़ी संख्या में टिकाऊ जल संरक्षण संपदाओं सहित आजीविका संपदाएं तैयार करने के काम आएगी, और जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। इसी 40,000 करोड़ रुपए से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। तो एक तरह से ऐसा तैयार करो कि तुम अगर ऐसे भी लिखने को आ जाए तो बड़ी सुपर फास्ट तरीके से ऐसे को लिख दो, ऐसे भी तैयार करो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। स्वास्थ्य सुधार के लिए पहल क्या करी, तो पहले जानो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था। कोविड 19 दौरान वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करना सबसे इम्पोर्टेंट हो गया था। सरकार ने क्या किया, 1 लाख से अधिक वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करना निर्धारण किया हुआ है। ये कैसे होंगे, ये गांव एवं शहर के जिला अस्पतालों में भी लगाए जाएंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंट हो गया। सरकार ने क्या किया, सभी ब्लॉक और जिले में प्रयोगशाला नेटवर्क बनाने का काम भी कर रही है, कि हाल ही में दवाइयों को लेके हम प्रयोगशाला भी बनाएंगे। और क्या हुआ, महामारियों के आगे आने वाली कोई अगर महामारी कोई आने वाली आगे हो सकती है तो इस प्रयोगशाला का निर्माण उसी लिए किया जा रहा है
ठीक है। अब सरकार क्या कह रही है, हम शोध को प्रोत्साहन देंगे, वो ये प्रयोगशाला निर्माण करा करके शोध को प्रोत्साहन देगी। और सरकार क्या कह रही है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लेकर के आएगी, इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। तो पूछा जाए सरकार स्वास्थ्य को लेकर के कौन सा मिशन लेकर के अभी आएगी, तो आप बताना, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लेकर के आएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से बिजनेस वाला जरूर याद रखना, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जरूर याद रखना। 63वें पायदान पे पहले पे न्यूजीलैंड है और आखिरी में सोमालिया है। नंबर कितने हमारे, 71 नंबर है, ठीक है। और हमारा स्थान कौन सा है, 63, और साउथ एशियन कंट्रीज में नंबर 1 पे आते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब क्या किया, कोविड के चलते प्रौद्योगिक शिक्षा को सरकार ने कहा कि हम इसको प्रौद्योगिक शिक्षा की ओर देश को आगे ले जाएंगे। तो प्रौद्योगिक शिक्षा की सरकार ने क्या किया, बस हो गया। सरकार ने क्या किया, पीएम ई विद्या एक ऐप हुआ, सरकार ने क्या किया, पीएम ई विद्या डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा का एक तरह से कार्यक्रम शुरू किया। इसमें क्या किया सरकार ने, क्या किया, सभी राज्य संघ शासित क्षेत्र के विद्यालयों में एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करी, एक राज्य और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करी। इसमें क्या कहा गया, कहा कि कक्षा 1 के लिए अलग से व्यवस्था, कक्षा 12 के लिए अलग से व्यवस्था, मतलब एक कक्षा एक चैनल, देखो ये लिखा हुआ है, एक कक्षा एक चैनल, प्रति कक्षा एक टीवी चैनल की व्यवस्था कर रही है सरकार। किसके द्वारा, पीएम ई विद्या के द्वारा, ठीक है। उसमें भी इम्पोर्टेंट है, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग भी हो इसमें हो पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, नेत्रहीन और सुनने में अक्षम लोगों के लिए विशेष कंटेंट सरकार बना रही है जो उन तक पहुंचाया जाएगा। 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में 30 मई 2020 तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन कोर्स चलाने की भी अनुमति दी गई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो पूछा जाएगा कि कितने विश्वविद्यालयों में या फिर शुरुआत के कितने नंबर के विश्वविद्यालयों में ई कोर्स या फिर ऑनलाइन कोर्स चलाने की सरकार ने अनुमति दी थी, तो बोलना शीर्ष के 100 विश्वविद्यालय, जो टॉप 100 विश्वविद्यालय हैं, उनमें ये सरकार ने इस शुरुआत की थी। दूसरी चीज, सरकार सिर्फ यही चाह रही है कि हम जो है एक तरह से पूरी शिक्षा को डिजिटल ले आए, है ना, एक मनोदर्पण तैयार किया जाए मनोवैज्ञानिक रूप से समर्थन पाने के लिए कि बच्चे जो है वो डिजिटल भी पढ़ सकें। दूसरी चीज, विद्यालय, छोटे बच्चे और शिक्षकों के लिए एक नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शैक्षिक ढांचे की पेशकश की जाएगी जो 21 सदी के कौशलों को जरूरतें पूरी करेगा, यानी ऑनलाइन क्लासेस 21 सदी में क्या है, डिजिटल पढ़ाई के लिए करेगा, सरकार ये चाहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2025 तक ग्रेड 5 में प्रत्येक बच्चे को सीखने का स्तर तथा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन को दिसंबर 2020 तक शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो वही बात आई, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि हुई। सरकार ने उसमें रीजन क्या क्या बताए थे, सरकार ने कहा कि हमने दिवालियेपन की जो कार्रवाई थी उसकी न्यूनतम सीमा बढ़ा करके अब 1 करोड़ रुपए कर दी है, मतलब 1 करोड़ रुपए में ही दिवालियापन वाली व्यवस्था रखी गई है, और पहले ये किस में थी, 1 लाख रुपए में थी। अच्छा, दिवालियापन को इंसॉल्वेंसी भी कहते हैं, देखो मैं लिख दूं, इंसॉल्वेंसी भी कहते हैं, याद रखना। कहीं मान लो इंसॉल्वेंसी लिख के आ जाए कि इंसॉल्वेंसी की न्यूनतम सीमा बढ़ा के कितनी कर दी गई है, तो आप समझ ही ना पाओ, है ना। तो दिवालियापन को इंसॉल्वेंसी भी कहते हैं, जिसकी न्यूनतम सीमा बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दी गई है, ठीक है। एक और चीज, जो इसकी एक संहिता बनी हुई थी उसकी धारा 240 ए के तहत सरकार ने चेंजमेंट लाया है और एमएसएमई में एक विशेष दिवालियापन का संकल्प प्रारूप पेश करेगी, अभी हाल ही में सूचित किया है और अभी पेश भी कर देगी उसको। एक और चीज देखी गई है, महामारी की स्थिति को देखते हुए 1 साल तक दिवालियापन में कोई भी नई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए किया गया है क्योंकि सब सरकार जानती है कोविड-19 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा घाटा हुआ, जिसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पर हालिया कुछ दिनों में उसकी रिपोर्ट भी आप सभी के सामने आ जाएगी। एक और है, डिफॉल्ट और चूक की परिभाषा को भी बदल दिया गया सरकार ने कोविड-19 के दौरान। कर्ज की संहिता के तहत दिवालियापन की कार्रवाई शुरू करने के उद्देश्य से जो डिफॉल्ट और चूक की परिभाषा थी उसको बाहर कर दिया गया पूरा, यानी उसकी परिभाषा में चेंजमेंट लाया गया है। कंपनी कानून में चूक अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब कंपनियों में क्या किया गया है, कोविड-19 के दौरान
7 कंपाउंडेबल अपराधों को पूरी तरह से हटा दिया गया, उसकी जगह 5 वैकल्पिक ढांचे की तहत निपटाया जाएगा। मतलब जो पहले प्रोसेस था, एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था, उसको सरकार कम करती जा रही है। अब इसमें आता क्या क्या है? रिपोर्ट बकाया चुकाने में अपर्याप्तता, एजीएम तक आयोजित कार्यों में विलंबन की चीजें आती हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, गिव मी 1 सेकंड बस, गिव मी 1 सेकंड। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई होप सो इज डन। ओके, 1 second, give me 1 second. Okay, okay, done. सेकेंड बस एक बार वीडियो चेक कर लूँ। ओके, डन है ये। ओके, थोड़ा 19-20 हुआ है हल्का सा, आई विल मैनेज। ओके, ठीक है, डन है। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, कंपाउंडेबल अपराधों की बात कर रहे थे, और हमारी कंपनी चूक की बात हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आप मुझे ये बताओ, जब आपके निवेशकों में एक मतलब आपके निवेशक बढ़ेंगे, सरकार देखेगी और वर्ल्ड देखेगा, तो स्टॉक एक्सचेंज भी तो इंक्रीज करेगी। भारत में एक नई नई सुविधाएं बन रही, तो भारत का स्टॉक एक्सचेंज भी इंक्रीज करेगा। बस वही देखो यहाँ पे भी हुआ, कारोबार शुरू करने के और दिवालियापन संकल्प में रैंकिंग में सुधार में आईओडीबी ने भारत की रैंकिंग में सुधार में योगदान दिया है। इसमें क्या किया हुआ है? एक्सचेंज पर एनसीडी सूचीबद्ध हो गई है अब, निजी कंपनियों की भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कहीं कहीं अगर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर ऐसे लिख रहे हो, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन बन सकती है। और कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी अधिनियम 1956 के भाग 9A के प्रावधानों को भी शामिल कर दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक और चीज, एनसीएलटी के लिए अतिरिक्त विशेष पीठ सृजित करने की शक्ति है। छोटी कंपनियां को एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली कंपनी निर्माता को स्टार्टअप के लिए सभी चूक के लिए कम दंड दिया जाएगा। मतलब स्टार्टअप के लिए भी सरकार ने कहा है कि बनाओ, प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको ज्यादा उसमें इश्यूज नहीं देंगे, कोई क्रिएशन नहीं होगा, या फिर जो भी दंड की कार्यवाही बाद में होती है या फिर कंप्लेन पे जो भी होती है इस तरह की, उसमें भी हम मानवता आपके साथ बरतेंगे। बस आप अभी चालू करो किसी भी तरह से। अच्छा, नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम नीति लेके आई थी। इसको आप सिंपल तरह से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। इसमें कुछ नहीं है, भारत और विश्व में जो अभी सार्वजनिक बदलाव हुआ उसके बारे में लिखा हुआ है। राज्य सरकारों को जो सहायता दी गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। राज्यों को सरकार जानती है, कोविड-19 के दौरान सरकार के साथ क्या हुआ है, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सबका बजट लॉस में आया हुआ है। मतलब सबने जो कमाई थी, सबकी जो कमाई थी वो लॉस में चली गई है। सरकार इस चीज को बहुत ढंग से जानती है। तो केंद्र सरकार ने राज्यों के राजस्व को भारी गिरावट को देखते हुए उनके लिए एक साथ अप्रैल के अंतरण में 46,038 करोड़ पूर्ण रूप से दिया, जो कि बजट के अनुमान प्रमाणित थे। ठीक है। उसके बाद सरकार ने क्या किया? अप्रैल मई में राजस्व के समय पर राजस्व घाटा अनुदान 12,390 करोड़ रुपए राज्यों को दिया। ये भी इम्पोर्टेंट था, केंद्र ने दिया। उसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में SDRF के लिए 11,992 करोड़ रुपए कोष निश्चित से पूर्व जारी कर दिया गया, किसको? आप राज्यों को दिया गया। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला था? उत्तर प्रदेश को मिला, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पैसा मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला था। केंद्र ने रिजर्व बैंक से अनुरोध भी किया और अल्पकालिक आर्थोपायों की सीमा पिछले 70 से 60% तक बढ़ा दी गई है। मतलब अब 60% तक आर्थोपाया का मैंने अर्थ बताया था, मेरा पहला वीडियो जिसने देखा उसको पता होगा। आर्थोपाया का मतलब होता है एक विशेष ऋण जो आरबीआई एक बैंक की तरह केंद्र और राज्य को एक निश्चित समय सीमा के लिए देता है, और निश्चित भुगतान भी उसका तय होता है। उसकी सीमा बढ़ा करके अब 60% तक कर दी गई है। एक चीज और की गई है, राज्यों में 14 दिन से 21 दिन लगातार ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दी गई है, और राज्य एक तिमाही में 32 से 50 दिन तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकता है। अच्छा, राज्य सरकारों की सहायता की सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की शुद्ध उधार का अंतिम सीमा 6.41 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि राजस्व घाटे का उत्पाद का 3% पर आधारित थी, है ना। पर सरकार ने क्या किया? उसका 75% उनके लिए मार्च में ही दे दिया है कि आप 75% उसका मार्च में हमसे ले लीजिए। पर राज्यों ने मात्र
14% उधार लिया है, बाकी 86%, उस 75% में मात्र 14% अपने यूज में लिया है, बाकी 86% उसका यूज में लिया ही नहीं उस 75% से। अच्छा, सरकार ने एक और चीज की, उनकी मांग में वृद्धि देखते हुए उसको 3 से 5% करने की मांग की थी। जो ये था जीएसडीपी पर आधारित 3% था, इसको 5% सरकार ने करने की मांग कर ली है। यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% पे पहले आधारित था ये चीज, अब उसको 5% पे सरकार ने मान लिया है, इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये केवल वर्ष 2020 और 21 के लिए किया गया है ना, ये भी याद रखना। अब राज्यों को 4.8 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन मिल पाएंगे, जो कि पहले कितने थे, 6.41 लाख, अब 4 करोड़ 28 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10.69 लाख करोड़ रुपए, है ना, लैख सीआर, 10.69 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, सरकार ने किया है, राज्य सरकार को समर्थन किया है और राज्यों में स्तरीय सुधार को बढ़ावा देने के लिए कहा है। स्तरीय सुधार कैसे होंगे, सरकार ने कहा कि भविष्य में जीएसटीपी विकास और प्रवासियों के कल्याण के लिए आप योजनाएं चालू करिए, खाद्य वितरण की व्यवस्था चालू कराइए, निवेश के माध्यम से रोजगार उत्पन्न कराइए, बिजली क्षेत्र को टिकाऊ बनाइए ताकि किसान के हितों की रक्षा हो पाए, किसानों के हित। मैंने अन्नदाता के बारे में पार्ट 3 में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही बात है यहाँ पर भी। शहरी विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी बढ़ावा देना होगा, सरकार ने ये चीज कही है। सुधार से जुड़े इन 4 क्षेत्रों में एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है, मैंने पार्ट 3 में बताया था। और हालिया टोटल 20 राज्य हो चुके हैं एक देश एक राशन कार्ड में, याद रखिएगा। सरकार ने कहा है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ऊर्जा वितरण और शहरी स्थान निकाय के राजस्व में भी बढ़ोतरी कराइए, कैसे भी, है ना, बिजनेस आएगा, निवेश आएगा, तभी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने 0.5% बिना शर्त के ब्याज वृद्धि की भी घोषणा कर दी है। और इसके साथ सरकार ने दो नियम अलग से दिए हैं, जिसके तहत क्या गया है, 0.25% के 4 हिस्सों में 1%, जिसमें प्रत्येक हिस्सा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट, मापने योग्य और व्यवहार सुधार कार्यों से जुड़ा होगा। आगे 0.50%, और अगर 4 में से कम 3 सुधार क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की जाएंगी। देखो, मैंने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट किया है, सारे डाटा को अब एकत्र कर दिया है, सारा डाटा मैंने एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये मैंने कई स्लाइड्स में आगे बताया हुआ है, हर पार्ट के मैंने डाटा को एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये देखिएगा। तो मैं इन डाटा को बहुत तेजी से जोड़ूंगा, 3-4 पन्ने बचे हुए, बहुत तेजी से पढ़ेंगे इन डाटाओं को। सरकार ने क्या किया, 22 मार्च 2020 से रियायतों के कारण खोया राजस्व क्या दिया, 7800 करोड़ रुपए का दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में 1,70,000 करोड़ रुपए दिया, इंपॉर्टेंट है, रट के बैठ लो इसको, भूलना नहीं, जिंदगी भर में बता दे रहा हूँ मुझसे, अब भूल जाओगे तो जिंदगी वैसे भी, समझ रहे हो, इम्तहान लेती है और इम्तहान बढ़ा देगी। तो बहुत सोच समझ के तैयारी चालू करो, ये सब ढंग से पढ़ लो, अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दो जिनका भला चाहते हो, है ना। तो डाटा मैं एक साथ ले आया हूँ इसलिए कंप्लीट। फिर क्या किया सरकार ने, गरीब कल्याण पैकेज के लिए 1,70,000 करोड़ की व्यवस्था करी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। फिर मैं कह रहा हूँ, गरीब प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण पैकेज में कितना दिया, 1,70,000 करोड़ दिया, रट लो, प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण पैकेज के लिए 1,70,000 करोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कुल बना करके 1,92,800 करोड़ रुपए होता है, रट लो। फिर उसके बाद देखो सरकार ने और क्या किया है, सरकार ने बहुत कुछ किया है ना, मतलब करने के लिए कहा, किया नहीं, ऐसा कुछ करने के लिए कह रही है सरकार, है ना। सरकार कह रही है कार ईएमएसआई में ईएमएसएमई के लिए एमएसएमई के लिए एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ की सरकार ने अतिरिक्त व्यवस्था करी है, और साथ में जो अधीनस्थ ऋण के लिए एमएसएमई के 20,000 करोड़ की व्यवस्था करी है। एमएसएमई के निधियों कोष के लिए 50,000 करोड़ की व्यवस्था करी है, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यापारियों और श्रमिक के लिए ईपीएफ समर्थन 2,800 करोड़ का किया हुआ है, ईपीएफ दरों में 6750, एनबीएफसी एचएफसी एमएफआई के लिए विशेष तरलता लाई, तरलता माने लिक्विडिटी से मेरा मतलब था से पैसे से, वो कितना दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिया हुआ है। क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए दिया हुआ है, डिस्कॉम की तरल प्रवाह के लिए 90,000 दिया गया, टीडीएस और टीसीएस दरों में कमी के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिया गया है, जो कि टोटल का 5,94,550 करोड़ हो जाता है। और क्या घोषणा करी है,
2 महीने के लिए प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाने पीने की व्यवस्था दी जाएगी, मुफ्त अनाज की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। मुद्रा शिशु ऋण के लिए मैंने ऋण बता दिए तीनों प्रकार के, मेरे पिछले वीडियो पे है, आप देख सकते हैं। उसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करी है। सड़क विक्रेताओं यानी जो रोड पर फेरी लगाते हैं उनके लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से करी है। आवास CLSS MIG के लिए 70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है। नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए देगी और मार्च के पहले 90,000 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचा चुकी सरकार कह रही है, और 30,000 करोड़ रुपए फिर दिए, यानी 1,20,000 करोड़ रुपए को टोटल दिया है पिछले वित्तीय वर्ष और इस वर्ष वित्तीय वर्ष को मिलाकर, पिछले वित्तीय वर्ष इस कोविड-19 के दौरान मिला करके। और KCC के माध्यम से 2 लाख करोड़, यानी टोटल बना 3,10,000 करोड़ रुपए। इसको भी जोड़ेंगे और 20 लाख करोड़ रुपए बनाया जाएगा। ठीक है। खाद्य और सूक्ष्म उद्यम के लिए सरकार ने दिए हैं 10,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के लिए नया डिपार्टमेंट बनाया है, इसका नाम बिल्कुल खोल के रख लो, इंपॉर्टेंट है। जो नया डिपार्टमेंट बनाया है उसका नाम और उसका पैसा जरूर याद रखना। कितना दिया है? 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है। टॉप टू टोटल ग्रीन्स ऑपरेशन के लिए 500 करोड़ रुपए दिया गया है। टॉप टू टोटल में क्या था, एक बार मेरे पिछले आप तीसरे वीडियो में देख सकते हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। पशुपालन के लिए 1500 करोड़ रुपए दिया। पशुपालन में मत्स्य भी शामिल है, याद रखना। ठीक है, इसको भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड इसको भी दिया जाएगा, जो 15,000 करोड़ का है। हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए, मतलब आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था करी, जो 1,50,000 करोड़ रुपए हो जाता है। अब क्या है, व्यवहार्यता गैपिंग फंडिंग के लिए सरकार ने 8100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है। अतिरिक्त मनरेगा आवंटन में 40,000 करोड़ की व्यवस्था करी है। देखो मैंने यहाँ पे भी बताया था मनरेगा आवंटन के बारे में, एक सेकंड देखते रहो। मैं हर मनरेगा को मैंने मालूम है हर उसमें जोड़ा है, हर PPT में देखो दिखा 40,000 करोड़ रुपए दिया मनरेगा में। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। बस वही चीज मैंने यहाँ पे बताई हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनरेगा वाला, मनरेगा को बिल्कुल घोट लो। 40,000 करोड़ रुपए दिया हुआ, यानी भाग 4 और 5 में घोषणा द्वारा प्रदान किया गया प्रोत्साहन जो था वो 48,000 का था। भाग 3 जो मैंने पार्ट 3 पढ़ाया था उसमें टोटल सरकार ने 1.5 लाख दिया था, और भाग 2 में 3,10,000 करोड़ रुपए दिया था, और भाग 1 में 5,94,550 करोड़ दिया था। और अब टोटल पैकेज सरकार कितना बना, पार्ट 1 का पैकेज कितना सरकार का, ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सरकार ने पार्ट 1 में कितना पैकेज दिया, 5,94,550। पार्ट 2 में कितना पैकेज दिया, 3,10,000 रुपए। पार्ट 3 में कितना पैकेज दिया, 1,50,000 रुपए। पार्ट 4 और 5 को मिला कितना पैकेज दिया, 48,000 रुपए, जो कि 11,02,650 हो जाता है। अब कहोगे गुरुवर ये तो 20 लाख करोड़ का पैकेज था और 11,250 ही हुआ, अभी और बना रहे हैं ना। PMJKP के तहत पूर्व में उपाय के लिए सरकार ने 1,92,000 करोड़ रुपए दिया था, और RBI के उपाय वास्ते जैसे आर्थोपाय वगैरह देखा था ना, जो 60% बढ़ाया गया है लिक्विडिटी के लिए केंद्र और राज्य के लिए। इसको मिला करके सरकार ने 8,01,603 करोड़ रुपए दिया है। अब ये टोटल जोड़ोगे तो हो जाएगा 9,94,903, और देखो जोड़ो 9,94,903 और जोड़ोगे 11,02,650 को जोड़ोगे तो टोटल रकम बन जाएगी 20,97,053। अगर पूछा जाए, ये इम्पोर्टेंट है, जो भाग गए हैं बच्चे छोड़ के बीच में, उनको बता दूं वो 20 लाख करोड़ में देखना फंसेंगे भी सब। सरकार जब पूछेगी ना कितना को पेपर में आया कितना मिला है, तो सब देखना 20 लाख करोड़ नहीं लिख के उसमें आएगा बड़े पेपरों में, उसमें लिख के आएगा सरकार ने कितना दिया है, तो उसमें लिखा होगा 20,97,053 करोड़, है ना। या फिर लिखा होगा ऐसा ही कुछ और जोड़ देगा नंबर्स में, है ना, और तब वो रोएंगे ये है, जबकि एक्चुअल अमाउंट 20,97,053 करोड़ रुपए सरकार ने दिया हुआ है। 20,97,053 करोड़ रुपए सरकार ने कोविड-19 के दौरान दिया हुआ है। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर के पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 और 5 की चर्चा कर ली है। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देखो, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और एक और चीज है, जिसको कोई भी इशू रह रहा हो सब्सक्रिप्शंस को लेकर के,
ये सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहा हो तो मुझे वो 8303798601 पे व्हाट्सअप कर सकता है। साथ ही जिसको पीडीएफ चाहिए वो भी मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, मैं उसको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। अब जहाँ से हमारा आत्मनिर्भर भारत खत्म हो जाता है, हम जल्दी ही इसके लिए एक PQRS या फिर आपकी भाषा में क्विज या फिर आपकी भाषा में क्या कहते हैं, जो भी कहते हो समझ लेना, उसकी एक श्रृंखला लेके आएंगे जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, है ना। तो जल्दी अब तैयार करिए और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो भाई, लाइक शेयर नहीं करते तो खतरनाक चीज़ होती है मेरे लिए, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।